दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जाति की जनगणना हो कि सिर्फ जाति की जनगणना नहीं है, जाति के साथ में आर्थिक संसाधनों की जनगणना है, किसके पास क्या है वो सब जनगणना है। और पिछले दिनों तेलंगाना में और बिहार में जाति की जनगणना हुई तो उस टाइम अलग अलग पार्टियों का क्या स्टैंड था और आंदोलन करने वाले लोगों का क्या स्टैंड था। हमारे साथ सामाजिक योद्धा वीरेंद्र बागोरिया है, जिसने सामाजिक मुद्दों पे पिछले 30 साल से 35 साल से लगातार संघर्ष किया, चाहे वो मंडल आयोग हो चाहे कोई और हो। लेकिन पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जब गई तो ये उस पूरी यात्रा में शामिल रहे। और उसके बाद हरियाणा के अंदर डबवाली से लेके शाहजहांपुर जो बॉर्डर है हरियाणा का आखिरी उस तक, और इधर आप सतनाली से लेके और चंडीगढ़ तक हरियाणा के दोनों ही छोर को अलग अलग तरीके से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर पैदल यात्रा इन्होंने की थी और वो पैदल यात्रा हमने कवर भी की थी। तो अभी जातिगत जनगणना के लिए बीजेपी ने बोला है, क्योंकि बीजेपी अभी सरकार में है, वो क्या करवाएंगे नहीं करवाएंगे उस मुद्दे पे बात करने के लिए और जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। तो वीरेंद्र बागोरिया जी नमस्कार। नमस्कार सर, आज सभी ओढ़ लेने के लिए तैयार रहेंगे। बीजेपी कहेगी हम तो तैयार थे, कांग्रेस कहेगी ये कर रहे थे, अलग अलग जो तरीका है। आपने कब से ये जातीय जनगणना का मामला उठाया और फिर यात्राएं की? वैसे तो जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, वो रिपोर्ट जो है 1931 की जनगणना के आधार मान के किया था और 1931 में जब जातीय आधार जनगणना हुई तो बैकवर्ड क्लास के लोगों की 54% संख्या थी, पर जो रिजर्वेशन दिया गया वो दिया गया 27%, क्योंकि 50% का एक दीवार है, वह 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, आरक्षित सीटें नहीं हो सकती। हमने इससे पहले कर्पूरी ठाकुर, वीपी सिंह, लालू प्रसाद यादव उन लोगों के साथ काम किया था और ये विचार उस टाइम से ही था कि जातीय आधारित जनगणना हो, सही आंकड़े देश के सरकार के सामने हो तो ये लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने में, आंदोलन करने में हरियाणा में शायद कुछ लोग बचे हैं जिन्होंने वीपी सिंह के साथ, शरद यादव, लालू यादव जी के साथ मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए काम किया। हमने उसमें मुख्य रूप से शरद यादव की जो देश में रथ यात्रा थी उसके साथ हमने रथ में साथ काम किया, उस यात्रा में शामिल हुए। 7 नवंबर 1992 को जो मंडल महासम्मेलन हुआ, उस यात्रा का जो लक्ष्य था, तो उस मंडल महासम्मेलन में हम हिसार से हमारे सीनियर साथी थे स्वर्गीय श्री राम प्रसाद अग्रवाल, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाग लिया और 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मंडल रिपोर्ट लागू करने के हक में। और वीपी सिंह की और सामाजिक न्याय के जो उस टाइम के नेता थे, वीपी सिंह हो, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान भी था, शरद यादव भी मुख्य नेताओं में से था, उसमें भाग लिया और हम वो लड़ाई जीते। उसके बाद ये धीरे धीरे कभी आवाज आई, कभी मंदी आई, कभी तेज आई, पर 2009-10 में पार्लियामेंट में हम उस टाइम आरजेडी में काम करते थे। जनता दल से शुरू होके हम लगातार आरजेडी में आ गए, आरजेडी में 2012 तक काम किया, लगातार काम किया। तो 2010 में लालू यादव ने पार्लियामेंट में इस लड़ाई को बड़े ऊंची आवाज में उठाया, जनता के बीच में मैसेज गया और 2011 की जनगणना में जाति के आंकड़े लिखे भी गए, पर उनका प्रदर्शन नहीं हो सका, वो आंकड़े नहीं उठाए गए सरकार बदलने के बाद। और जो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, उन्होंने मंडल आयोग के खिलाफ जाके वीपी सिंह की सरकार गिरी थी और जातीय जनगणना के बारे में जितनी गालियां और मंडल आयोग के बारे में जितनी गालियां, सामाजिक न्याय पर काम करने वाले लोगों को जितनी गालियां आरएसएस और बीजेपी के लोग देते हैं, उतनी तो कोई को नहीं देता। सबसे ज्यादा जो विरोधी है ये मंडल आयोग के सामाजिक न्याय के विरोधी आरएसएस और बीजेपी मनुवादी लोग हैं, जो आज भी कल भी इसके खिलाफ बोल रहे थे। अभी बिहार में भी जब जातीय जनगणना में उस टाइम भी खिलाफ, तेलंगाना में भी है, कर्नाटक में भी हुई है। कर्नाटक में 70% बैकवर्ड मिले हैं और तेलंगाना में भी है। अब ये दबाव इतना मजबूत था कि अगर जातीय जनगणना आज के टाइम नहीं करवाते तो लोग बीजेपी का पूरी तरह बैकवर्ड क्लास के लोग खिलाफ जाते। अब इन्होंने दबाव में, जो पहलगांव का जो मामला है, जहां षड्यंत्र है वहां एक बड़ा, उसको दबाने के लिए, जैसे पुलवामा में हुआ था, वो भी गोल कर दिया और अब इसको गोल करने के लिए, जनता के दिमाग से इसको आउट करने के लिए
इनकी ये परिप्लान चाल होती है। मैं एक बार जातीय जनगणना पे इसलिए आना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ जाति पूछी जाती, मतलब जाति की जनगणना जैसे भी बिहार में हुआ, उसमें 27-28 आंकड़े होते हैं। हम्म, आपकी शिक्षा से लेके आपका घर, आपका जमीन, आपकी आमदनी के साधन, और जो घर में फ्रिज है, कूलर है, घर कच्चा है, रसोई में आपका सिलेंडर है कि नहीं है, कौन सी भैंस पशु है तो कौन से हैं, आपकी आमदनी के साधन क्या क्या है, उससे आर्थिक जो हालात है वो बिल्कुल सामने आ जाती है भाई। अब उसमें जब जाति की गणना हो जाए तो ये कन्फर्म हो जाएगा भाई इस जाति के लोगों के पास कितने पक्के मकान है, कितनों के पास जमीन है, कितने इस समाज में मैट्रिक हैं, कितने बीए हैं, कितने पीएचडी है, और कितनों के पास फर्स्ट और सेकंड क्लास की नौकरी है, कितने जज हैं, कितने एमएलए हैं, एमपी है, कितने बड़े और कितने चेयरमैन, टोटल की टोटल जो उसके अंदर साफ हो जाती है। आप किस पैड़ी, अगर 20 पैड़ी की छत है तो आप 20 पैड़ी में 2 पकड़े हो, 3 पकड़े हो, 5 पकड़े हो या 6 पकड़े हो, सारा क्लियर हो जाता है। मतलब ये आ जाता है कि समाज में कौन सी जाति किस पायदान पे पायदान पर खड़ी है। और इससे अगर किसी के लिए कोई स्कीम लानी है, किसी को सरकार ने उसको रिलीफ देना है या मुख्य धारा में शामिल करना, तो उसके पास साफ आंकड़े मिलेंगे। पूछ रहा हूँ कि आपने यात्रा की, आपने 2 यात्रा हरियाणा में की, दोनों यात्रा एक छोर से दूसरे छोर तक की, उन यात्राओं में मतलब कितना सहयोग लोगों का था, या यहाँ राजनीतिक तौर पे जीरो अभी? उस यात्रा में हम बहुत कम लोग यात्रा कर रहे थे, मुख्य यात्री मैं था। पहली यात्रा थी मेरी 23 में, सतनाड़ी से 2023 को 4 अप्रैल से चंडीगढ़ तक। बहुत लोगों का, थोड़े से लोग होने के बाद भी बहुत लोगों ने सहयोग किया। मतलब आप पैसे से लेके, रोटी से लेके, जूस से लेकर के, चाय से लेकर के खूब सहयोग रहा, और वो यात्रा बड़ी सफल रही हमारी। और पिछली साल हमने डब्बावाड़ी से चल करके 5 अप्रैल को, 5 फरवरी को, और वहाँ शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पर वहाँ मुख्यमंत्री को मांग पर दिया, वहाँ भी हमारे को चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया, और शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पर गए, वहाँ भी पुलिस ने हमारे को अरेस्ट कर लिया था। और कुछ लोग उसमें गाड़ियां देने वाले भी थे, धमकाने वाले भी थे, ये भी था भाई वो नहीं थे, वो जो संघी विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो गाड़ी देने वाले थे। मुझे याद है संसद के अंदर जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना के बारे में बात कर रहे थे, तो अनुराग ठाकुर जो बीजेपी का मंत्री, उसने एक बयान दिया था संसद में ही, जिसको अपनी जाति नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करता है। इस प्रकार के जो ये बयान है, इनको कैसे देखते हो? और अभी वो जातिगत जनगणना की बात भी कर रही है। ये लोग इस संविधान के भी खिलाफ है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है, और दलित पिछड़ों का जो उत्थान है, उनका जो राजनीति में, आर्थिक में जो थोड़ा घना योगदान बढ़ रहा है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? उन्होंने हमेशा चोरी से खाया है, उन लोगों का खून पसीने की कमाई खाई है, बैकवर्ड और दलितों का कमाया हुआ खाया है। अब वो लोग इस बात को समझने लगे, थोड़े से आगे बढ़े हैं, अब उनको बेचैनी तो होनी जरूरी है। वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल है कि घोषणा कर चुकी है कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे, कब खत्म होगी, कोई डेट फिक्स नहीं की गई है, क्योंकि उसी के अनुसार परिसीमन भी बनने हैं, उसी के अनुसार आरक्षण की जो सीमा है वो भी बढ़नी है। तो वो कब करवाएंगे ऐसा कुछ, क्योंकि आपने एक लड़ाई शुरू की, आपसे पहले बहुत लोग लड़ रहे थे, लेकिन हरियाणा में हम आपको देख सकते हैं कि आप एक लड़ाई के मुख्य चेहरे हो, कि ये आगे लड़ाई आप किस तरीके से लड़ोगे, कैसे कैसे आगे काम करोगे? बिल्कुल, हम इस पर, जैसे राहुल गांधी ने कहा अभी डेट बताओ, अब उसका अब ये जो हालात है थोड़ा एक अलग हालात में है देश से, पर जैसे ही हालात ठीक होंगे तो हम इसके लिए फिर मैदान में आ जाएंगे। डेट बताओ और जनगणना शुरू करो, कब तक हो जाएगी उसके आंकड़े दो, हमारे को डेट दो भाई, अगर नहीं होगी तो मैदान में आके लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। अब की बार इसको इतनी बड़ी लड़ाई बना देंगे कि मोदी या तो जनगणना की डेट बता देगा और नहीं उसको जाना होगा। वीरेंद्र बागोरिया फिर कह रहे कि वो चेहरा है जो पिछले 30-35 साल से लगातार सामाजिक मुद्दों पे लड़ते रहे हैं, और जाति की जनगणना क्यों, जब जाति की जनगणना के लिए इन्होंने मांग उठाई तो इन्हीं बैकवर्ड क्लास के लोगों ने, जो आजकल कहीं ना कहीं नए नए संघी बनने की तरफ बढ़ते हैं, उन्होंने गालियां भी दी होगी कि जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए, जाति की जनगणना से देश टूट जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जाति की जनगणना से पता चल जाएगा कौन सी जाति किस पायदान पे है, और उसको
छत पे ले जाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा सरकारों ने। और बिहार में, कर्नाटका में या तेलंगाना में जहां भी जाति की जनगणना हुई है तो वहां ये कुछ कुछ आंकड़े आए भी है। अलग बात है कि वो कितना लागू कर पाए कितना नहीं कर पाए, लेकिन देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो खासकर बैकवर्ड क्लास में है या दलित कम्युनिटी से है, उन्होंने इस जातिगत जनगणना की बात करनी चाहिए ताकि उनको उनकी पोजीशन पता चल सके। जनमंच के साथ आप बने थे, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी आवाज सुनी और जनता में के लोगों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ दे रहे।